डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा मेजरमेंट। ये 11th क्लास का एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है और आईआईटी और नीट के लिए अगर आपका मेजरमेंट एकदम क्लियर है तो आपसे 100% क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मेजरमेंट होता क्या है। ठीक है, तो आपको नाम से एकदम क्लियर होगा, मेजरमेंट मतलब मेजर करना, नापना। ठीक है ना, किसको नापना? फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें वो क्वांटिटी कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे आप मार्केट जाते हैं और आपको सब्जी लेनी है। ठीक है ना, कोई भी 1 किलो सब्जी अगर आपको लेनी हो तो आप कैसे उसको लेते हैं? मार्केट में जाके कुछ इस तरह के तराजू होते हैं, इनसे आप सब्जी को तौल कर लेते हैं। ठीक है ना, और ये 1 किलोग्राम का वेट हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह के आप वेट यूज करते हैं सब्जी को तौलने में या फलों को तौलने में। ठीक है ना, तो सब्जी या फल या कोई भी क्वांटिटी जिनको हम इस वेट से तौल सकते हैं वो कैसे हो गई? मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है ना, तो इनको कंबाइंड रूप से हम क्या बोलेंगे? मास। ठीक है ना, किसी भी बॉडी का अगर मास है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये मास क्या हो गई? एक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी। ठीक है, ये सारी क्वांटिटी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी आपको पढ़नी है वो सारी की सारी क्वांटिटी मेजरेबल हैं और ये कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, अब आप कहेंगे ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो फिजिकल नहीं है? ठीक है ना, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होंगी? ठीक है, तो आप हमारे घर के बाहर जब देखेंगे तो आपको कुछ नीम के पेड़ और भी बहुत सारे पेड़ नजर आएंगे। ठीक है ना, और आपको ये मालूम है नीम का पेड़ एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, और अगर आप पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। ठीक है, अब कोई अगर आपसे पूछे कितने किलोग्राम सुकून, कितने मीटर सुकून, कितने लीटर सुकून, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, सुकून कितना मिलेगा इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई इसको मेजर नहीं कर सकता कि आपको कितना सुकून मिलेगा। ठीक है ना, कल आपकी गाड़ी खराब हो गई थी। ठीक है ना, और गाड़ी खराब होने से आपको बहुत बुरा लगा, आपको जहाँ जाना था वहाँ आप जा नहीं पाए। तो आप ये बताइए आपको कितने किलोग्राम बुरा लगा? ठीक है, आप बहुत परेशान हो गए। तो क्या इसको आप मेजर कर सकते हैं? तो बुरा लगना, परेशान होना, अच्छा लगना, ये सब कैसी क्वांटिटी हो गई? ये हो गई नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो जिन क्वांटिटी को जिसको हम मेजर ना कर सकें वो है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, और जिसको हम मेजर कर सकें वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हमें सिर्फ पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, नॉन फिजिकल क्वांटिटी से हमें कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है ना, तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी मेनली 2 टाइप की होती हैं। एक होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी और ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती हैं? जो क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ना हो। ठीक है, दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है ना, अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं? लेंथ, मास, टाइम, और ये आप पूरा चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी क्वांटिटी क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी, ये दूसरों पर डिपेंड नहीं होंगी। ठीक है, इसके बाद आती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी कहलाती हैं? दोज क्वांटिटीज विच आर डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे स्पीड। ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
क्लियर है इतना? तो आप ये देखिए, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, ठीक है। टाइम मीन्स क्या होगा, टाइम क्या होगा, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो स्पीड डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंडेंट है, तो स्पीड क्या कहलाएगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़कर जितनी भी क्वांटिटी हैं वो सारी की सारी क्वांटिटी कहलाएंगी ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसको आप एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, आपके मम्मा पापा हैं और आपका एक बहन या आपके एक भाई है, ठीक है ना। तो एक घर में पापा मम्मा और उनके दो बेटे हो गए, ठीक है ना। तो आप ये बताइए कौन किस पर डिपेंडेंट है, आप लोग अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं कि आपके पेरेंट्स आप पर डिपेंडेंट हैं। अगर आपको 500 रुपीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप अपने पापा से मांगेंगे, ठीक है ना। तो आप 500 रुपए के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हैं, ठीक है। तो आप क्या कहलाएंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी, और आपके पेरेंट्स क्या होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं तो आप हो गए डिराइव्ड, और आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, वो आप पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना, तो वो कहलाएंगे फंडामेंटल, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ड्राइव्ड क्वांटिटी बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये लिस्ट आप देखिए, इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको दिखाई जा रही हैं, ठीक है। उनके यूनिट भी हैं और उनके सिंबल, ठीक है। सब लोग जानते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ठीक है। ये सारी क्वांटिटी कौन सी होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। ये सब आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे। इसके बाद जब फंडामेंटल क्वांटिटी बनाई गई तो दो क्वांटिटी छूट गई। कौन सी दो क्वांटिटी, एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इनको डाल दिया गया सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी की कैटेगरी में, ठीक है। तो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद दो और क्वांटिटी हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, ये कहलाती हैं एंगल और, अब एंगल और सॉलिड एंगल की डेफिनेशन और देखते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, एंगल मेजर करने के लिए हम एक सर्किल लेते हैं, ठीक है, और सर्किल का ये हो गया आर्क, ये भी क्या हो गया इसका आर्क, और ये इसके सेंटर पर जो भी एंगल बनाएगा थीटा, ये क्या कहलाएगा इसका प्लेन एंगल, ठीक है। रेडियस है आर, सेंटर है ओ, तो प्लेन एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से, और एंगल इक्वल टू होता है आर्क ओवर रेडियस, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, ये आपके पास एक सर्किल है, सर्किल का अगर हम थोड़ा सा पोर्शन काट लेंगे तो ये पोर्शन इसके सेंटर पर जो भी एंगल बनाएगा ये एंगल क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल, ठीक है ना। यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन, क्लियर है इतना, इसकी यूनिट होती है रेडियन, ठीक है। इसके बाद सॉलिड एंगल क्या होता है, तो आप ये देखिए, अगर ये सर्किल की जगह स्फीयर होता, ठीक है, और स्फीयर में से कोई एक पोर्शन काटते, स्फीयर मींस एप्पल, ठीक है ना, ये क्या हो गया एक स्फीयर, स्फेरिकल इसको मान सकते हैं। और अगर आप इसमें से एक थोड़ा सा पोर्शन कट करेंगे, यहां से आप एक पोर्शन कट करेंगे, तो कट होने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, सर्किल की जगह दिखाई देगा आपको एक एरिया, ठीक है ना। जब आप इसको काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया, और ये एरिया इसके सेंटर पर जो एंगल बनाएगा ये कहलाता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को जनरली ओमेगा या डेल ओमेगा से डिनोट करते हैं, और सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है ओमेगा इक्वल टू एरिया, ठीक है, ओवर आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, और
पूरा स्फीयर अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, 4 पाई। ठीक है, पाई मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, पाई की वैल्यू रेडियन में होती है 22/7 या 3.14, और डिग्री में क्या होती है, 180 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही। सर्किल अपने सेंटर पर टोटल कितना एंगल बनाता है, सर्किल अपने सेंटर पर टोटल एंगल बनाता है 2 पाई, और स्फीयर इसके सेंटर पर बनने वाला टोटल एंगल होता है 4 पाई। अब आइए देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है ना, तो मेनली जो सिस्टम ऑफ यूनिट हम यूज करते हैं वो कौन कौन सी हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये आप सबको मालूम है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, सेकंड एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, और एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो पहले ब्रिटेन में मेनली यूज होता था एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, जर्मन वाले यूज करते थे सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और इटली में यूज होता था एमकेएस सिस्टम। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री अलग अलग सिस्टम को फॉलो करते थे, तो इसके लिए सारे देशों के साइंटिस्ट एक साथ बैठे और एक बात पर आम सहमति बनी कि कोई ऐसा एक सिस्टम लेते हैं जो सारे देश इसको मान करें, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको माने, और इसके लिए चुना गया एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड। और इसमें कुछ और क्वांटिटी ऐड की गई, जैसे करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट कितनी तेज आ रही है इसको मेजर करने के लिए कैंडला। ठीक है ना, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करने के लिए मोल। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जिनको एसआई सिस्टम कहते हैं, और ये एमकेएस सिस्टम से ही मिलके बना हुआ है। तो एसआई सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, 1960 के पहले तक क्या होता था, हर एक कंट्री अपना अपना अलग अलग सिस्टम यूज करता था, लेकिन जब से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होना शुरू हुआ, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ने लगी, तो 1960 में अलग अलग कंट्री के बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे और उन लोगों ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसको सारे कंट्री मान्य करते हों। तो उसमें एमकेएस सिस्टम को लिया गया, मीटर किलोग्राम सेकंड, और उसमें 4 क्वांटिटी और ऐड कर दी गई। कौन कौन सी क्वांटिटी, करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कैंडला, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करने के लिए मोल। ठीक है, तो ये टोटल 7 कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और इन्हीं को कहते हैं एसआई क्वांटिटी या एसआई यूनिट। ठीक है ना, आइए अब देखते हैं डायमेंशंस क्या होती हैं और डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप एक एग्जांपल देखिए। देखिए, एक हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या होगा, ए इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू एरिया इक्वल टू होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और इसको मास, लेंथ और टाइम के टर्म में कैसे ले सकते हैं, लेंथ मीन्स मास तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे एल, और ब्रेथ भी क्या होगी, ये मास और टाइम तो हो नहीं सकता, तो ये भी होगी लेंथ। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर या लेंथ का स्क्वायर, एरिया इक्वल टू, इसमें मास नहीं है, इसको अगर हम एम एल टी के फॉर्म में लिखें तो मास की पावर होगी 0, लेंथ की पावर होगी 2, और टाइम की पावर भी होगा 0। ठीक है ना, तो किसी भी फार्मूले को यदि हम एम एल टी के फॉर्म में लिखें, ठीक है, या अदर फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिखें, तो इसकी जो पावर होंगी, m की पावर 0, 2 और t की पावर 0, तो ये जो पावर हैं यही पावर कहलाती हैं डायमेंशंस। और किसी भी फार्मूले को एम एल टी या अदर फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लिखना, ये कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, स्पीड का फार्मूला क्या होगा, स्पीड इक्वल टू होगा
डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो, लेंथ। केवल लिखना हमें एम एल टी के फॉर्म में है, ठीक है ना। एम का मतलब मास, एल का मतलब लेंथ, और टी का मतलब टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ, और टाइम को हम लिख सकते हैं टी। इनकी पावर कुछ नहीं है तो पावर आप चढ़ा सकते हैं 1। तो क्या आ जाएगा, एल टू दी पावर 1, टी टू दी पावर -1, और एम नहीं है तो एम की पावर 0, ठीक है ना। तो m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 1, t टू दी पावर -1, और इसको एक बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ये कहलाएगा स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है ना। स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एक ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होगा, ठीक है। क्लियर है इतना। इसके बाद आप देखिए एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, और एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल, ठीक है। वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी दोनों की यूनिट तो वही होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हम क्या निकाल चुके हैं, एल टी -1, ठीक है, ओवर टाइम इंटरवल, टाइम होगा टी, टी टू दी पावर 1, तो ये क्या आ जाएगा, L1 टी टू दी पावर -2, और m नहीं है तो हम m को आप क्या लिख सकते हैं, 0। तो m0 L1 टी टू दी पावर -2, ये हो गया एक्सीलरेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए फोर्स। फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। फोर्स का फार्मूला है m इंटू ए। मास को आप क्या लिखोगे, m, और a को क्या लिखोगे, L t -2। जिनकी पावर नहीं है उनकी पावर हम 1 लिख सकते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला है m1 L1 t -2। आपको फोर्स का डायमेंशन फार्मूला डायरेक्ट याद करना होगा, इससे आगे की कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। फोर्स का यूज करते हुए हम बहुत सारे डायमेंशन फार्मूला बना सकते हैं। तो इसका डायमेंशन फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए, फोर्स इक्वल टू m1 L1 t -2, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वर्क। वर्क इक्वल टू होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या आया था, एम एल टी -2। डिस्प्लेसमेंट का होगा एल, लेंथ। इससे क्या आ जाएगा, m1 L2 t -2, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। टॉर्क, टॉर्क का सिंबल होता है टाउ, ठीक है। और टॉर्क होता क्या है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। कहाँ यूज करते हैं, अगर आपके घर में जो भी दरवाजा हो आप उसमें देखना, गेट के एक तरफ होते हैं हिंज, और दूसरी तरफ लगा रहता है खोलने वाला हैंडल, ठीक है ना। आप यहाँ से पकड़ के इसको खोलते हो, तो यहाँ से जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये गेट रोटेट होता है, ठीक है ना। यहाँ से हमने फोर्स लगाया, और किसके अबाउट रोटेट होगा, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेट, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, F इंटू आर, और डायमेंशनल फार्मूला इसका भी होगा m1 L2 t -2, ठीक है। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो सकती हैं जिनका एक ही डायमेंशनल फार्मूला हो, ठीक। वर्क एंड टॉर्क, इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला एक ही है। इनमें से एक क्वांटिटी स्केलर है, दूसरी क्वांटिटी वेक्टर है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला दोनों के एक से हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू W ओवर T, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और इसको कैसे यूज करेंगे, वर्क का फार्मूला क्या होगा, m1 L स्क्वायर t -2, टाइम का डायमेंशन फार्मूला T। इससे क्या आएगा, m1 L2 t -3, ठीक है। ये हो गया पावर का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। एक और क्वांटिटी है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर आपको मालूम होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है।
P इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, mlt-2 ओवर एरिया, इसको लिखेंगे एल स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या होगा, P इक्वल टू m1 l, ऊपर है 1 नीचे है l की पावर 2, नीचे आएगा 1 ऊपर जाके हो जाएगा -1 t की पावर -2। ठीक है ना। तो इस तरह यदि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला मालूम हो तो उसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। डायमेंशंस की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ने के बाद डायमेंशन की डेफिनेशन आपको इजीली समझ में आएगी। तो आप ये देखिए, P हो गया प्रेशर। ठीक है, और प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसको हम m टू दी पावर 1, l टू दी पावर -1 और t टू दी पावर -2, इस तरह से हम इसको डायमेंशनल फार्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए, प्रेशर के फार्मूले में मास की पावर है 1, लेंथ की पावर है -1 और टाइम की पावर है -2। तो एम एल टी की जो पावर है 1, -1 और -2, ये पावर कहलाती हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, व्हेन ए ड्राइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, it is written as a product of different power of fundamental quantities. The power to which fundamental quantities must be raised in order to express the given physical quantity are called dimensions. किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जिन पावर को अप्लाई किया जाता है, यही पावर कहलाती हैं डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, किसी भी ड्राइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के फॉर्म में या एम एल टी की पावर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये जो फार्मूला होता है ये कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एम एल टी हो, इसके अलावा दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी भी हो सकती है। तो जब भी किसी ड्राइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो जिस फार्मूले के द्वारा इसको एक्सप्रेस करते हैं वह फार्मूला कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, ये डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हम फाइंड कर सकते हैं यदि हमें उसका डायमेंशनल फार्मूला मालूम हो। जैसे यदि हमें कोई डायमेंशनल फार्मूला गिवन हो m टू दी पावर 1, l टू दी पावर 2, t टू दी पावर -2 और हमें इसकी यूनिट फाइंड करना हो। ठीक है, तो SI या MKS सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए मास को आप क्या लिखेंगे, किलोग्राम, L क्या है लेंथ, लेंथ को लिखेंगे मीटर, मीटर की पावर क्या होगा 2 और टाइम को क्या लिखेंगे सेकंड, सेकंड की पावर होगी -2। तो जिस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला m1l2t-2 है, इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर या सेकंड टू दी पावर -2। ठीक है, सेकंड इसका एप्लीकेशन देखिए, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट। ठीक है, फिजिकल कांस्टेंट या कोफिशिएंट की यदि हमें डायमेंशन फाइंड करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। इसका एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, फाइंड यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताते हैं, ये आप लोग 9th क्लास से पढ़ते हैं। यदि कोई भी दो बॉडी जिनके मास m1 m2 हैं और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखी हैं, तो इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन का, और इसकी वैल्यू क्या होती है, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर F है फोर्स, m1 m2 है बॉडी के मास और r है इनके बीच की डिस्टेंस। यहाँ पे G क्या होता है, कैपिटल G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब यदि हमें कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका हम यूज करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है ना, तो G इक्वल टू क्या होगा,
एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2। ठीक है, एफ क्या है यहाँ पर, एफ है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर लेंथ स्क्वायर ओवर m1 यानी मास, m2 यानी मास। ठीक है, तो m इंटू एम क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, m टू दी पावर ऊपर है 1 नीचे है 2, तो बचेगा m टू दी पावर माइनस 1, l टू दी पावर 1 इंटू एल स्क्वायर क्या होगा l टू दी पावर 3 और t टू दी पावर माइनस 2। ठीक है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होगा और इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम टू दी पावर माइनस 1, मीटर टू दी पावर 3 और सेकेंड टू दी पावर माइनस 2। ठीक है, ये इसकी यूनिट होगी।